खम्मागड़ी मित्रों, दिस इज़ पुरू जनुथरिया. वी वॉज कंप्लीटिंग क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग. अरे यार, ठीक है, मैटर इन आर सराउंडिंग. तो इसमें अपन ने जो पदार्थ की जो अवस्था होती है वहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था. सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है, उनमें अवकाश पाया जाता है, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ तक अपने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे क्या पदार्थ की अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है. ठीक है, क्या हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस या सॉलिड को गैस, इस प्रकार से एक दूसरे की अवस्था में इनको इंटरचेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है टेम्परेचर. ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा फैक्टर आएगा? टेम्परेचर. टेम्परेचर का अवस्था परिवर्तन में क्या योगदान है? ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हम किसी निकाय का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हमने किसी निकाय का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगी उनके कणों में. ठीक है, कणों में मूवमेंट ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से रैंडम गति करेंगे वो, तो क्या होगा कि वो अपने आकर्षण बल को पार कर लेंगे वो. ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, उसको पार करके वो दूसरी स्टेज में चले जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली. ठीक है, लिक्विड में कम और गैस में बहुत कम या ना के बराबर होता है. ठीक है, इनमें जो आकर्षण बल होता है लिक्विड में गैस से ज़्यादा और सॉलिड से कम आकर्षण बल पाया जाता है. लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो उस स्टेज को छोड़ करके दूसरी स्टेज में, या पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्शन को छोड़ करके दूसरी स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है, इसमें अपन देख लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पानी की एक फॉर्म है जो सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, आइस, ये कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, ये वाटर फॉर्म है. ठीक है, वाटर की कौन सी है? सॉलिड फॉर्म है ना, सॉरी, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, वाटर फॉर्म नहीं, वाटर की सॉलिड फॉर्म है ये. ठीक है, अब ये क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जैसे ही इसको 0 डिग्री से ऊपर जाती है तो फिर किस में बदलेगी? ये लिक्विड, जो जनरल वाटर होता है. ठीक है, जिसे हम पीने के लिए यूज लेते हैं, जनरल वाटर, वो लिक्विड स्टेज होती है. और ये फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी तो ये फिर किस में बदल जाएगी? वेपर, वेपर. ठीक है, वाटर वेपर, जल वाष्प में बदल जाएगी. ठीक है, और ये कौन सी स्टेज होती है? गैसियस स्टेज होती है ये. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी है? सॉलिड स्टेट हो गई. ठीक है, लिक्विड स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री से कम लिक्विड स्टेट होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर जो होती है वो वेपर स्टेट होती है. ठीक है, इसमें ये हो गया. अब देख लेते हैं हम कि सॉलिड जो होता है वो जब लिक्विड में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कि जो पॉइंट है उसको क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. मेल्टिंग पॉइंट बोले तो हिंदी में गलनांक बिंदु. ठीक है, ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जहां पर कोई सॉलिड फॉर्म लिक्विड में बदल जाती है या बदलने लगती है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट. और लिक्विड से वाष्प या गैस जिस टेम्परेचर पर बनती है, जिस पॉइंट पर बनती है, जिस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनती है, उसको क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक बिंदु. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर बदलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहा जाता है, और लिक्विड से वाष्प अवस्था में
बदलने के लिए जिस मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, उसके लिए क्या होगा भाई, हीट चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात देख लेते हैं, जैसे ही सॉलिड, फॉर एग्जांपल आइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आइस है, आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है ये। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में बदलने लगती है। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका तो लिक्विड फॉर्म में बदलने लगेगी। और हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इस जो निकाय है, जो ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। भाई एक्चुअली क्या है, ये इस आइस है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये लिक्विड में बदल जाएगी। जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में नहीं बदल जाती, जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में नहीं बदल जाती, ठीक है, मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में नहीं बदल जाती तब तक निकाय का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका 0 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि बर्फ़ जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाए, लेकिन जब तक पूरी अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही उस निकाय का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आए? अगर नहीं समझ आए तो हम बता देते हैं कि देखो क्यों रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हम आपको बताए थे, देखो ये है आइस, ठीक है, आइस हमेशा क्या 0 डिग्री से नीचे ही रहेगा ना, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये आइस फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, ये आइस फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो जितनी हीट हमने बढ़ाई वो इस आइस के पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, तोड़ने का इन द सेंस इस सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए काम आएगी वो एनर्जी। ठीक है, जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो टेम्परेचर ओनली आइस पे वर्क करेगा, उस टेम्परेचर की वजह से आइस जल्दी से पिघल लेगी और जल्दी से पिघल के लिक्विड बना लेगी। ठीक है, अब जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये जा कहाँ रहा है, तो ये जा रहा है लिक्विड पार्टिकल्स के पास। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। एक्स्ट्रा हीट कौन सी, जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाया है उससे एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई, उस एक्स्ट्रा हीट को लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक है, अगर लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो देखो आइस को तो ज़रूरत है नहीं टेम्परेचर की, आइस को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आइस जो है लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो दर्शा रहा है कि अब ये लिक्विड स्टेज में जा चुका है, या फिर अब ये लिक्विड स्टेज में जाने को रेडी है, या फिर इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि अब ये आइस में नहीं रह सकता, अब इसको लिक्विड फॉर्म में जाना है। यहाँ तक समझ आए आपको? ये जो एनर्जी है उसको क्या कहा जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, इस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेम कंडीशन जो होगी वो लिक्विड से गैस फॉर्म में जब बनेगा तो लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा सेम। भाई 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता ना, ये 100 से कम कम में लिक्विड है और ये 100 से ज़्यादा में। ठीक है, निकाय का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। जो ज़्यादा टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो गैस पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि आइस के पास ज़्यादा हीट होगी या लिक्विड के पास, तो आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड जो होता है उसके पास ज़्यादा हीट रहेगी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के केस में, लिक्विड एंड गैस के केस में गैस के पास ज़्यादा हीट रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है ना एनसीईआरटी में आपकी में दे रखा है कि अगर आपको गर्म पानी और भाप दोनों में से ज़्यादा जलने का फील करना हो ना कि किससे ज़्यादा जलेगा, तो गैस जो फॉर्म होती है, जलवाष्प जो होती है, उससे हमें ज़्यादा जलन होगी कंपैरेटिवली टू लिक्विड से। ठीक है, ये गर्म पानी होगा, इससे कम हमें जलन फील होगी कंपैरेटिवली टू गैस। ठीक है, गैस में एक्स्ट्रा ही वो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, गुप्त ऊष्मा वाली। गैस में गुप्त ऊष्मा वाली एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से आपको ज़्यादा जलन फील होगी। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है,
और आपके एनसीईआरटी में हाँ एक और दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस CO2, ठीक है। तो चलिए, ठोस CO2 मतलब ड्राई आइस बोला जाता है ना इसे। आगे देखते हैं दूसरा परिवर्तन अपन, दाब परिवर्तन का प्रभाव। अरे भाई रुको जा, ठीक है, यहां तक अपने डिस्कस कर लिया ताप का, अभी दाब का डिस्कस करते हैं, ठीक है। दाब की डिस्कस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक सिलेंडर लिया और इसमें पिस्टन लगाया, ठीक है, तो पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। दूसरा सिलेंडर लिया, इसको प्रेशराइज किया, तो पार्टिकल्स जो थोड़े और पास आ गए, ठीक है। तीसरे सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर एक ही है अपन प्रेस करते जा रहे हैं इसलिए अलग अलग कंडीशंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल पास 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 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, दाब बढ़ाया जाए, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में बदला जा सकता है। भाई इसका खेल कहाँ है, खेल कहाँ से शुरू हो रहा है, खेल शुरू हो रहा है कि देखो गैस के पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर है, सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े से पास हैं कंपैरेटिवली टू, ठीक है, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो कंपैरेटिवली टू पास है, लेकिन अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो एकदम बिल्कुल पास है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ज़्यादा प्रेशर मारा, देखो प्रेशर मारा तो क्या है, गैस से लिक्विड में आ गया, और ज़्यादा प्रेशर मारा है तो लिक्विड से सॉलिड में आ गया। तो दाब के द्वारा, दाब को बढ़ाकर हम जो पदार्थ जो होते हैं उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन देख लेते हैं, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड से गैस में बदला जा सकता है, और गैस से अगेन सॉलिड में बदला जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो दोनों तरफ होती है, ठीक है, प्रोसेस जो होती है वो दोनों तरफ होती है। ठोस से द्रव में बनना क्या कहलाता है, संगलन, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जो होता है वो जमना, जम रहा है ना, तो जमना हो गया। लिक्विड से जो गैस होती है वो बाष्पीकरण होता है, ठीक है, और गैस से लिक्विड जो होता है वो संघनन होता है। ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और गैस से सॉलिड निक्षेपण। आई थिंक हमने ऊर्ध्वपातन डिस्कस नहीं किया, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हमने ऊर्ध्वपातन डिस्कस नहीं किया, एक बार ऊर्ध्वपातन डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कपूर देखा होगा आपने, ठीक है, कपूर नेफ्थलीन होता है, कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म नहीं आती कोई, ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस बनेगा और गैस से सीधा सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वपातन हो गया और ये निक्षेपण हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे आता है बाष्पीकरण, ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, सॉरी दाब तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपन देखते हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण किसे कहा जाता है, तो बाष्पीकरण उसे कहा जाता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना वाष्प में बदलना या फिर गैस में बदलना, इसे क्या कहा जाएगा, वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं जनरल लाइफ में, कपड़े सुखाते हैं आप, ठीक है। तो कपड़े सुखाते टाइम क्या होता है,
भाई हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर अभी तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब कपड़े तो सूखने नहीं चाहिए, कपड़े नहीं सूखने चाहिए, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। तो उसका कारण क्या? उसका कारण है बाष्पीकरण। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना ही लिक्विड का गैस में बदलना ही क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको कौन कौन से कारण इफेक्ट करते हैं? तो पहला कारण है सतह का क्षेत्रफल। पहला कारण क्या हो गया? सतह का क्षेत्रफल। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, भाई सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। भाई कपड़ों को हमेशा फैलाकर सुखाया जाता है ना, जिससे क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है और जल्दी से वाष्प में बदलकर पानी चला जाता है। अब आपके कपड़ों में जो पानी रहता है वो वाष्प में बदलेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया होगा। भाई अगर आप कपड़ों को पास पास में सुखाओगे तो जाहिर है कि कपड़े बहुत टाइम से सूखेंगे। दूसरा इसका हो गया अरे यार इस पेंसिल में, दूसरा इसका हो गया नमी। ठीक है, वातावरण में अगर नमी है या फिर हवा में अगर नमी है तो कपड़ों को सूखने में देरी होगी, यानी कि वाष्पीकरण धीमे होगा। अगर हवा में नमी है तो वाष्पीकरण धीमा होगा। भाई हवा में नमी का वाष्पीकरण से क्या संबंध, तो आपको बता देते हैं। देखो एक्चुअली क्या कि एयर है, अगर एयर में ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल या वाष्प के पार्टिकल मौजूद हैं तो वो जो है हमारे कपड़ों से वो नहीं लेगा पार्टिकल्स को, वाष्प के पार्टिकल्स को नहीं लेगा। अगर हवा में नमी नहीं है तो हमारे कपड़ों से ईजिली जो है वो जलवाष्प के पार्टिकल्स को ले लेगा और उनको लेके उड़ जाएगा। ठीक है, ये उसी के पे डिपेंड कर गया ना, जो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, हवा में ऑलरेडी जलवाष्प की कंसंट्रेशन है, अब उसमें ऑलरेडी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो जाहिर सी बात है वो आपके कपड़ों में से कम जलवाष्प ले पाएगा। लेकिन अगर हवा में जलवाष्प नहीं है, भाई नमी का मतलब क्या होता है? जलवाष्प का होना। अगर हवा में जलवाष्प नहीं है तो आपके कपड़ों से ईजिली ले जाएगी, कंसंट्रेशन उसमें तो नहीं है बिल्कुल, तो आपके कपड़ों से ले जाके वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा लेगी। तो नमी जो होता है इसके लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो सतह का क्षेत्रफल हो गया, नमी वगैरह हो गई, और हवा का चलना। ठीक है, हवा अगर तेज़ी से चलेगी, हवा तेज़ी से चलेगी तो जलवाष्प को उड़ा के आराम से ले जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, पीछे वाली हवा आएगी वो उसको उड़ा के लेके भगती जाएगी। तो जब हवा तेज चलती है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा नहीं चलती तो आपके कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। ये नमी ही मेन कारण है कि बारिश के टाइम में आपके कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, लेकिन गर्मियों में आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हवा में नमी नहीं होती है, तो आपके कपड़ों से ईजिली बहुत जल्दी जो है जलवाष्प को एब्जॉर्ब करके हवा निकल जाती है। ठीक है, सर्दियों के टाइम में भी यही दिक्कत होती है। ठीक है, और ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए थैंक यू। अरे हाँ, एक और रह गया पॉइंट, सॉरी। जो गिलास होता है ना, गिलास जैसे फॉर एग्जांपल गिलास में इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठंडा चिल्ड पानी है, तो बाहर जो बूंदें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? भाई जब मैं छोटा था मैं सोचता था पानी की जो ये बूंदें हैं वो गिलास से बाहर गई हैं, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो समझ आए कि ये बूंदें पानी के गिलास से कम नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो हवा में जलवाष्प है, हवा में जो नमी है या जलवाष्प है, वो क्या करेगी, जैसे ही इस ठंडे बर्तन के ठंडे गिलास के संपर्क में आई तो वो जलवाष्प जम जाती हैं। ठीक है, संघनन हो जाएगा उनका। ठीक है, जलवाष्प जो होती है वो गिलास के ऊपर जम जाती है और जो बूंदें जो होती हैं वो हमें यही वाली बूंदें दिखाई देती हैं, बाकी गिलास के अंदर से कोई भी बूंद नहीं आती है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।